हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई स्टैंड बीपीएससी वाला। दोस्तों, आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे बिहार एसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को देखते हुए। बिहार एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड है ये, मतलब बहुत ही मददगार है आप लोगों के लिए। आप इसे कंप्लीट कर लीजिए प्रैक्टिस से, ठीक है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारा सेट आप तक पहुंच जाए। और आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा तो दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन रहा आपके डिस्प्ले पर। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापी जाती है, याद हुआ, फैदोमीटर से। उसके बाद है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा मापा जाता है। आरएच कारक किस जंतु को देखा गया था? आरएच कारक किस जंतु में देखा गया था? आरएच कारक किस जंतु में देखा गया था? तो ये बंदर में देखा गया था। आरएच कारक बंदर में देखा गया था। आरएच कारक बंदर में देखा गया था। मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो देखिए, निकेल का मिलेराइट जो है वो अयस्क होता है। मिलेराइट किसका अयस्क है? निकेल का, याद रखिएगा। मैग्नीशियम का पूछेगा तो क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम का अयस्क होता है मैग्नेसाइट, डोलामाइट, कार्नेलाइट। मैग्नीशियम का अयस्क क्या होता है? कार्नेलाइट बोलेंगे, डोलामाइट, मैग्नेसाइट, ठीक। उसके बाद अगर मिलेराइट का पूछेगा, निकेल का अयस्क मिलेराइट होता है। मैग्नीज का पूछेगा तो क्या बोलेंगे? पैरोलुसाइट। मैग्नीज का अयस्क क्या होता है? पैरोलुसाइट होता है, ठीक है। कैडमियम का अयस्क क्या होता है? तो कैडमियम का अयस्क ग्रीनोकाइट होता है। कैडमियम का अयस्क क्या होता है? ग्रीनोकाइट, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है दोस्तों? कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो ये निकलती है दोस्तों 31। कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, जिन्हें स्पाइनल तंत्रिकाएं भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और तंत्रिकाएं जो होती हैं हाथ पैर की पेशियाँ, त्वचा, ग्रंथि, श्रवण, ये सब क्या होता है? ये मेरुरज्जु से जुड़ता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है दोस्तों? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो ये है कशेरुक रज्जु में, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को चुनिए। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को चुनिए। क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में बात करें तो। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होती है? रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति में क्या होता है? तो श्वास की गति जो सामान्य अवस्था से होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर सामान्य से श्वास की गति बढ़ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति पहले से बढ़ जाती है, याद हुआ। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पहले से बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? तो देखिए, ऑप्शन को देखेंगे तो फर्मी सबसे छोटी फर्मी होता है। 10⁻⁻ क्या होता है? -15 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? तो हृदय हो जाएगा दोस्तों। ये जिस दिन रुक गया उस दिन आप खत्म। निम्न में से किसका विमीय सूत्र m⁻�0 l⁻1 और t⁻⁻1 है के बराबर होता है? किसका होगा इसमें से? तो आप चाल का निकाल लीजिए। चाल का देखिए, चाल का होता है, चाल का सेम इतना ही होता है, ठीक है। संवेग का बोलता तो m⁻1 l⁻1 और t⁻⁻1 संवेग का। त्वरण का बोलता तो m⁻0 l⁻1 और t⁻⁻2। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? श्वसन के दौरान देखिए, वायु के गमन की बात करें
तो सबसे पहले होगा नासा मार्ग, ठीक, नासा मार्ग से होता है, फिर ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोकाई, उसके बाद ब्रेकियोल्स। तो देखिए नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोकाई और ब्रेकियोल्स राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निर्वात में गमन करने वाले तरंग कौन है? निर्वात में गमन करने वाले तरंग कौन है इसमें? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है दोस्तों, ये निर्वात में गमन करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में गमन करने वाला तरंग है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो देखिए बर्फ़ का पिघलना जो है दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब कि जो चेंज हुआ वो फिर दोबारा उसी अवस्था में आ जाए, नया रूप ना बने, भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व के लिए एकमात्र कारण नहीं है, कौन नहीं होगा इसमें? तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये एकमात्र नहीं होगा, ठीक है, ये एकमात्र नहीं होगा। अगर आप जानते हैं, मालूम है कि पौधे की जड़ों से जल इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने में क्या होता है, केशिकत्व के अतिरिक्त संसंजन होता है, और पर्ण समूह की क्रिया में भी ये क्या होता है, जरूरी होता है, और इसलिए सभी केशिकत्व क्रिया का कारण होते हैं। लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, ये इसका उदाहरण है, आपको मालूम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो गैस तत्व नहीं है, धातु, अधातु, उपधातु ये तत्व होते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। किस पर? उच्च दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा संग्रहित किया जाता है। उसके बाद कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो इसमें 46% होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? कौन जैव सूचक है इसमें से? तो जैव सूचक हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन होगा, क्यों? क्योंकि लाइकेन एक जैव वायु प्रदूषक होता है, और लाइकेन कवक एवं शैवाल के मिलने से बनता है, याद रखिएगा, कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? दंत लवक। तो दंत लवक जो बनता है कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट डी नंबर में है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता की बात करें तो ये हो जाएगा द्रव के कारण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण, ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने द्रव की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? किस वैज्ञानिक ने द्रव की विभाज्यता का सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया? किसने द्रव के विभाजन का बारे में उसने आइडिया दिया? तो जॉन डाल्टन ने बोला था पहली बार, सबसे पहले इसने ही दिया, 1808 ईस्वी की बात है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए आपको मालूम है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि की बात करता तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आयु में वृद्धि के साथ मानव में क्या होता है, दूर दृष्टि बढ़ जाता है, और इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो MgCl हो जाएगा। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022 से 23 के अनुसार भारत के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? 2022-23 का पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा है। क्या बोलेंगे? तीसरा है। अगर हम क्रय शक्ति क्षमता की बात करें जिसे PPP बोलते हैं, तो विश्व की तीसरी एवं विनिमय दर के संदर्भ में विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भारत बन गया, याद रखिएगा। राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है? किस शहर को? तो उदयपुर को।
उदयपुर को वेटलैंड शहर के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया? लॉरियस एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये मालूम है, फेमस है, नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा जी को चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए। अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है, मालूम है क्या? अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा तो मालूम होगा, राइटर्स लिमिटेड को बोल दिया गया है। राइटर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, महारत्न कंपनी जो बोलते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित जी का संबंध किस खेल से है? तो ये बॉक्सर है दोस्तों, बॉक्सिंग करते हैं, फैटाफैटी। अगला प्रश्न। किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने? तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय बनाया है। ठीक है, सोच लीजिए दोस्तों, अब दिल जो है वो मानव निर्मित इसका प्रयोग किया जाएगा और जानवरों पर इसका परीक्षण किया गया है, जानवरों पर जो सफल भी हो गया है। आईएमएफ ने वर्ष 2023-24 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया? आईएमएफ ने वर्ष 2023-24 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है? आईएमएफ ने कितना जारी किया है? तो 5.9% हो जाएगा। 5.9% आईएमएफ ने 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित किया, 5.9। अगला प्रश्न। आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया? आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है, आपको मालूम होना चाहिए, 13 जनवरी 2023 को। आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ 13 जनवरी 2023 को किया गया। आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ 13 जनवरी 2023 को किया गया। आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ 13 जनवरी 2023 को किया गया। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो विश्व का ये पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। प्लास्टिक उत्पाद पर बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। विश्व का पहला देश प्लास्टिक उत्पादन पर बैन लगा दिया न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न देखिए। रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों मनोज यादव को। किसे बनाया गया है? मनोज यादव को बनाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? मनोज यादव को। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? एक पंचायत एक खेल मैदान है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो एक केरल के द्वारा किया गया है। एक पंचायत खेल मैदान केरल द्वारा बनाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक मनोज यादव को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए। पुस्तक स्मोक एंड एसेस के लेखक कौन है? पुस्तक स्मोक एंड एसेस के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष हैं। स्मोक एंड एसेस के लेखक अमिताभ घोष हैं। स्मोक एंड एसेस के लेखक अमिताभ घोष हैं। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। 80वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? 80वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? 80 नंबर का। तो द क्या हो जाएगा? द फैबलमेंस हो जाएगा। द फैबलमेंस को 80वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया था। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में अहमदाबाद में किया गया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में अहमदाबाद में किया गया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में अहमदाबाद में किया गया। अगला प्रश्न मिलान करना है आपको दोस्तों। देखिए, अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको कौन सा विभाग मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग मिला था? तो गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे वो। गृह सूचना
एवं प्रसारण, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह विभाग बोलेंगे, ठीक, गृह विभाग सूचना प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था दोस्तों? खाद्य एवं कृषि मंत्री। जगजीवन राम को क्या मिला था? तो जगजीवन राम को श्रम विभाग से संबंधित है, इनको श्रम विभाग का मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली खां को क्या बनाया गया था? वित्त विभाग के मंत्री थे। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दिया गया? तो अनुच्छेद 368। कोई भी संसद संविधान में संशोधन कर सकता है बशर्ते उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बाधा न पहुंचे। ये कौन बताता है? आर्टिकल 368। अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितने माह के भीतर संसद के दोनों? तो ये दोस्तों कल मैंने शायद कल के पहले सेट में ये था ना, 1 माह के भीतर बताया था मैंने कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अगर अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो उसमें क्या करना होगा? ये लोकसभा का विघटन उसमें हो जाएगा और लोकसभा का विघटन 1 माह के अंदर करना जरूरी होगा। ठीक है, 30 दिनों तक ये लगातार। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, तो ऊपर वाला का 1 माह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें से क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ एवं शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, 76 में है। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, प्रधानमंत्री और संघ केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और महान्यायाधीश, इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। लेकिन कैबिनेट सचिव की नियुक्ति की बात करेंगे तो यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति जो होती है एसीसी द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो आपको मालूम होना चाहिए, तो बहुत आसान प्रश्न है, अगर जिनको मालूम होगा वो बता सकते हैं। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद का जब भी बात करेगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति बोलेंगे। ठीक है, संसद बोले तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय के संदर्भ में पूछ रहा है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। सही है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता में निम्न में से कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस पर किया गया था? तो ये भूमि सुधार पर किया गया था। किस पर? भूमि सुधार पर किया गया था। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में, जो भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, और भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया इसे वहीं पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया? राज्य सूची, शिक्षा, वन, जीव, पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। वर्तमान में राष्ट्रपति मंत्री परिषद के मध्य संबंध का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य संबंध का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है?
तो ये होता है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? तो एस चंद्रशेखर ने किया, एस चंद्रशेखर ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करता है? यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करता है? यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करता है? तो ये अलग करता है स्पेन और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस। ठीक है, स्पेन और फ्रांस। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करता है? तो स्पेन और फ्रांस को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो ये परमाणु विद्युत केंद्र कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतीय दौरों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानना है। पूर्व से पश्चिम की ओर आपको पहचान करना है इसमें। तो देख लीजिए, एक तरफ है ऑप्शन सिपकीला, नाथुला, बॉमडीला, लिपुलेखला। ठीक है, अभी देखिए तो पहले नंबर पर हो जाएगा क्या आपका सिपकीला, उसके बाद लिपुलेखा, उसके बाद नाथुला, उसके बाद बॉमडीला। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी नंबर में, देखिए दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एनोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में, एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें उत्तर चुनना है, मिलान करना है। तो माकवी का क्या होगा? तो माकवी का भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, माकवी का क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र हो जाएगा। फिम्बस का क्या होगा? तो फिम्बस का दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, फिम्बस का दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिम्बस का दक्षिण अफ्रीका। चैपरेल का क्या हो जाएगा? देखिए चैपरेल एक कैलिफोर्निया में है। ठीक है, चैपरेल कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। और मैटोरेल चिली में है। मैटोरेल कहाँ है? चिली में। माकवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में है, फिम्बस दक्षिण अफ्रीका में है, चैपरेल कैलिफोर्निया में है, मैटोरेल चिली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं विकसित तंत्र को इसमें से? तो देखिए विकसित तंत्र की बात करता है तो इसमें पारिस्थितिक तंत्र आ जाएगा। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों की बात करेगा तो। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू किया गया था। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले कब लागू किया गया था? तो ये कर्नाटक में। ठीक है, ये कर्नाटक में लागू किया गया था। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? तो कृषि मूल्य आयोग की घटना की बात कर रहा है तो 1965 में हुआ था। इसकी कृषि आयोग की स्थापना 1965 में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति क्या हो जाएगा? तो मौद्रिक नीति यानी राजकोषीय नीति का पूरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकोषीय नीति का पूरक। ठीक है, मौद्रिक नीति क्या हो जाएगा? राजकोषीय नीति का पूरक हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? कौन है इसमें से? कौन है बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से निम्न आय हो जाएगा, निरक्षरता हो जाएगा, बैंक शाखाओं का भाव हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है इसमें? तो घटा हुआ मुद्रा परिचालन। ठीक है, घटा हुआ मुद्रा परिचालन ये है, चूँकि ये मनी सर्कुलेशन इसको बोलते हैं और मुद्रास्फीति के नियंत्रण में क्या करता है? सहायता करता है, इसलिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाएगा किससे? भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित कर सकते हैं, कैसे करेंगे? तो देखिए
बृहद मुद्रा बटा आरक्षित मुद्रा बोलेंगे, बृहद मुद्रा बटा आरक्षित मुद्रा। बी नंबर में देखिए ऑप्शन दिया हुआ तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित करता है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? देखिए, तो पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, ये क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये निरूपित नहीं करता है, बाकी सब करता है। गरीबों में कमी लाना, रोजगार अवसर को विस्तार करना, लिंग असमता में कमी लाना, ये सब था। अगला प्रश्न देखिए कि मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया? जब इन तीनों लोगों को फांसी दिया गया तो किनके द्वारा किया गया? देखिए, तो कुसुम देवी थी, कुसुम देवी, ठीक ना, कुसुम देवी। 23 आपको मालूम है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया। इसके विरोध में कुसुम देवी ने जनसभा किया था। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया? निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया? किसके लिए किया गया? तो देखिए, बटलर समिति, ठीक ना, ये बटलर समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। बटलर समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लागू की गई थी? ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के दौरान किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था रैयतवारी व्यवस्था, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवारी व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवारी व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में क्या किया गया? लागू किया गया। निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा आपको सन्यासी विद्रोह, ठीक है। सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह, ये क्या है? ये सही है। देखिए, सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये 1763 से 1800 के बीच हुआ था। 1763 से 1800 बीच के हुआ था सन्यासी विद्रोह। और नील विद्रोह की बात करें तो ये 1859 से 1860 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किया था? तिरुत सिंह। और सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व की बात करें तो केना सरकार दीव जनराय ने किया था। अब पावना विद्रोह की बात करें तो 1873 से 1876 के बीच हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच हुआ था और ईशान चंद्र राय और शंभूपाल नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो ये थे J.A. हिक्की। J.A. हिक्की बंगाल गजट के संपादक थे, ठीक है। 1780 में कोलकाता में जेम्स अगस्ट, जिसको उसका पूरा नाम है जेम्स अगस्टक हिक्की, इसे क्या किया? इसको साप्ताहिक पत्र के रूप में अंग्रेजी में छापा था। अगला प्रश्न देखिए, अरुणडेल कमेटी 1906 में बना था, ठीक है। किसकी सिफारिश किया था? अरुणडेल कमेटी जो 1906 में बना था, ये किसकी सिफारिश किया था? तो देखिए, अरुणडेल कमेटी 1906 में बना था और इसकी सिफारिश विभाजित बंगाल को जोड़ने का क्रम में, जब 1905 में कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की, उसको जोड़ने के संबंध में और अरुणडेल कमेटी 1906 में बनी थी और उसकी सिफारिश क्या थी? विभाजित बंगाल को संयोजित करना। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर सजाना है। इंडियन लीग, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। सबसे पहले इसमें कौन हुआ था वो देखकर आपको बताना है। देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में हुआ था, ठीक। इंडियन लीग 1875 में हुआ था और इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो ये 1876 में हुआ था और मद्रास महाजन सभा की बात करें तो ये 1884 में हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले 1852 आएगा, उसके बाद 1876, ठीक। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बी नंबर हो जाएगा आपका इसके मुताबिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविता लिखा? गुलरुखी नाम से कविता कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविता लिखता था।
सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से क्या करता था? कविता लिखता था। इसको मिलान करना है। मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है? कालीबंगा, रोपर, कोटजी। मोहनजोदड़ो आपको मालूम है, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता सुमेलित है। कालीबंगा किससे संबंधित है? तो कालीबंगा घग्गर से संबंधित है। रोपर किससे संबंधित है? तो रोपर सतलज से संबंधित है, यह चुनाव नहीं होगा। और कोटजी किससे संबंधित है? कोटजी ये सिंधु से संबंधित है, ये नहीं होगा। ठीक है, रोपर आपको मालूम है सतलज से संबंधित है। ठीक है, रोपर जो है सतलज नदी के किनारे है, कोटजी सिंधु नदी के, कालीबंगा घग्गर नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, रोपर सतलज नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देखिए, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये मोहम्मद गुरी और जयचंद के बीच लड़ा गया। आपसे बोल देते हैं, बता देते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध पूछेगा तो 1191 ईस्वी में बोलिएगा, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और तराइन का द्वितीय पूछेगा तो 1192, गौरी और पृथ्वीराज के बीच। ठीक है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला 91, दूसरा तराइन का 1192 और चंदावर का युद्ध 1194 गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। गौरी और जयचंद के बीच। तो देखिए सी नंबर में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत की यात्रा किसने किया? सबसे बाद में कौन सा चीनी यात्री बौद्ध यात्रा किया? तो ये इत्सिंग ने किया था। किसने? इत्सिंग ने किया था। देखिए, फयान 399 ईस्वी में किया। ठीक है, संगयून 518 ईस्वी पूर्व किया, ह्वेनसांग 630 ईसा पूर्व, और इत्सिंग की बात करें तो 7 AD के अंत में, 7 AD के अंत में, एनोडोमियन बोलते हैं इसको। तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें और देखते रहें ऐसे ही स्टैंड BPSC।